बीजेपी नेता का बेटा अपने कपड़ों को फाड़कर मिट्टी में लोट-पोट होकर पुलिस थाने पहुंचता और कहता है कि जनाब मुझे किडनैप कर लिया गया है। मैं अपने घर से 650 किलोमीटर दूर आ चुका हूं। जब पुलिस थाने में जाकर बीजेपी नेता का बेटा अपनी कहानी बता रहा होता है तो थाने में बैठा हर एक शख्स, हर एक कांस्टेबल, हर एक इंस्पेक्टर उसकी असली सच्चाई जानता था कि किस तरीके से जो बीजेपी नेता का जो बेटा है वो ढोंग कर रहा है। लेकिन वहीं पर 650 किलोमीटर दूर घर पर क्या स्थिति थी? घर पर जो बीजेपी नेता है उसने ओवर एक्टिंग की, एक तरीके से मिसाल ही कायम कर दी। खुद मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री के सामने वो रोध होकर यह कह रहा है कि एमपी पुलिस अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही है। कई दिन हो चुके हैं उन्हें के बेटे को ढूंढ नहीं पा रही है। और ये जो एक्टिंग है रोने धोने की, हाथ जोड़ने की, ये इस तरीके की ओवर एक्टिंग की गई कि पुलिस वाले उन्होंने अपनी 40 से 50 ऑफिसर्स को लगा दिया उनके बेटे को ढूंढने के लिए। एक इस तरीके का षड्यंत्र रचा गया जहां पर जो बीजेपी के नेता का जो बेटा था उसने सबके पैसे को खाकर हजम करने की सोची और उसे लगा कि इस बात की जानकारी किसी को नहीं लगेगी, क्योंकि सबसे बड़ा जो मोटिव था उसमें यह था कि एक जिंदा इंसान को, बीजेपी नेता का जो बेटा था उसका यह प्लान था, खुद घर वाले भी इसमें शामिल थे, जो बीजेपी नेता वो भी शामिल थे। उनका मकसद यह था कि किसी भी तरीके से एक जिंदा इंसान को मुर्दा दिखा दो और सारे लोन माफ हो जाएंगे। और इसी कवायद में एक ऐसी बड़ी गलती हो जाती है कि लगभग 10 दिन लगते हैं और पुलिस जब उस शख्स तक पहुंचती है तो एक बहुत बड़ा राज उजागर होता है। क्या है पूरी कहानी, तफसील से जानिए। देखिए, जो पूरा मामला है मध्य प्रदेश का है। यहाँ पर एक बीजेपी नेता है महेश सोनी, उनके बेटे हैं विशाल सोनी, जिनकी उम्र बताई जा रही है 26 और 27 साल के बीच। अब ये अपने घर से गायब होते हैं और गायब इस कदर होते हैं कि इनकी गाड़ी मिलती है, सबको लगता है कि डूबकर मर गए हैं। पुलिस कड़ी मशक्कत करती है इनकी लाश को ढूंढने के लिए, क्योंकि उस वक्त बारिश का मंजर था, बारिश हर जगह तबाही लेकर आ रही थी। पानी जो है नदियों में भरा हुआ था, उफान पर था, तो ऐसे में कई लोग जो हैं वो डूब भी गए थे। तो इसी सिलसिले में लगा कि शायद बीजेपी के जो नेता के बेटे हैं विशाल, उनकी गाड़ी भी पुल से नीचे गिर गई और वो भी डूब गए। लेकिन अब जो शख्स जिंदा हो, आखिर कितनी भी तलाशी पुलिस कर ले, कितनी भी फोर्स लगा ले, उस आदमी की लाश मिलेगी तो मिलेगी कैसे? आप याद करिए इंदौर का वो सोनम केस, जब नॉर्थ ईस्ट में जो पुलिस थी वो कड़ी मशक्कत कर रही थी, वहां पर पूरी की पूरी फोर्स लगा दी गई थी, एनडीआरएफ की टीम लगा दी गई थी सोनम को ढूंढने के लिए। लेकिन सोनम की ना लाश मिल रही थी, ना ही सोनम मिलती है, और बाद में वो सरेंडर का ड्रामा रचती है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है। लेकिन इस पूरी कहानी को जानने के लिए ये क्यों किया गया, बीजेपी नेता ने स्वांग क्यों रचा, फैमिली क्यों शामिल हुई, 1.5 करोड़ की जो बात है वो कैसे सामने आई, उससे पहले आप पुलिस की ये मेहनत देखिए, किस तरीके से मध्य प्रदेश पुलिस ने मेहनत की। फिर आपको समझ में आएगा कि जो बीजेपी नेता है उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। भले उन्होंने किसी का कत्ल नहीं किया, किसी का कोई ऐसी क्राइम नहीं किया, लेकिन खुद को गायब करके एक ऐसा ड्रामा रचा जिसमें प्रशासन जो है वो त्रस्त होता गया। ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पुलिस जो है वो खड़ी हुई है और एक गाड़ी को निकाला जा रहा है। एक रस्सी बांधकर एक शख्स, उस रस्सी को उसने गाड़ी से बांधा है, ऊपर क्रेन के द्वारा गाड़ी को खींचा जा रहा है और आपको एक आदमी भी इसमें दिखाई दे रहा है। ये वही गाड़ी है जिसमें कहा गया था कि इसी में विशाल सोनी बैठे हुए थे और वो डूब गए और उनकी मौत हो गई। यहाँ पर पिता भी आते हैं, वो हाथ भी जोड़ते हैं, पुलिस पर आरोप भी लगाते हैं, ये भी कहते हैं वो ठीक से काम नहीं कर पा रही। शुरुआत होती है 5 सितंबर को। दरअसल होता यह है कि 5 सितंबर को करीब 9 बजे के आसपास जो सारंगपुर का इलाका है, जहाँ पर मैं अगर एग्जैक्ट जगह आपको बताऊं तो आगरा मुंबई बाईपास और आगरा उज्जैन मार्ग को जोड़ने वाली एक काली सिंध नदी है, उसका जो पुल है वहाँ पर ये पूरा हादसा होता है। लेकिन उससे पहले चीज़ें होती हैं कि सुबह 6 बजे जो विशाल है वो अपने घर से ये कहकर निकलता है कि वो इंदौर के लिए जा रहा है, क्योंकि इनके जो बेसिकली काम था, भले बीजेपी से जुड़े लोग थे, लेकिन इनका जो बेसिक काम था वो ट्रांसपोर्टर का काम था। ये लोग ट्रक और जो गाड़ी वगैरह होती हैं वो दिया करते थे लोगों को चलाने के लिए, उसके पैसे वगैरह वसूलते थे। तो ऐसे में अपने घर से 6 बजे बोलकर ये निकलता है और इसके बाद 9 बजे पूरा ये हादसा होता है। अब बीच में क्या होता है वो आपको आगे बताएंगे, लेकिन कहानी घूमती कैसे है? दरअसल
एक गाड़ी जो नदी में डूब रही थी, जो आप गाड़ी देख रहे हो, जो नदी देख रहे हैं, इसी नदी के अंदर जहाँ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, यहाँ पे जब गाड़ी डूब रही थी तो ऐसे में पुलिस को कुछ लोग इन्फॉर्म करते हैं और कहते हैं कि गाड़ी जो है वो डूबी हुई है, यहाँ पे हो सकता है कोई शख्स फंसा हो, आप आकर उसे बचाइए और देखिए हो सकता है वो जिंदा भी हो। अब ऐसे में पुलिस मौके पर पहुंचती है तो वहाँ पुलिस को एक दो नाव और दिखती हैं जो शायद पलट गई हैं, कुछ बकरी वगैरह भी वहाँ पर मिलती हैं जो डूब गई हैं, तो पुलिस उनको तो देखती है, लेकिन उस गाड़ी के अंदर ना पुलिस को कुछ मिलता है और ना गाड़ी के आसपास किसी भी आदमी, किसी भी महिला की कोई भी शिनाख्त या कोई भी चीज़ मिलती है। अब ऐसे में पुलिस को लगता है कि अगर कोई शख्स इस पुल से, क्योंकि बारिश इतनी तेज़ थी, अगर स्लिप कर गया या कोई भी एक्सीडेंट हुआ होगा तो इस पुल से नीचे गिरा है, तो ऐसे में हो सकता है वो शख्स नदी में डूब गया हो, उसकी मौत हो गई हो या फिर किनारे कहीं लग गया हो। बहुत सारे जो हैं जो चीज़ें हैं वो पुलिस के दिमाग में आती हैं। अब ऐसे में कहीं पर कुछ मिलता नहीं है तो सबसे पहले गाड़ी का जो नंबर है उसके थ्रू पता लगाया जाता है कि कार है तो है किसकी। अब गाड़ी का नंबर पुलिस को पता लगता है, उसके आधार पर पता लगाया जाता है कि गाड़ी विशाल सोनी की है। विशाल सोनी कौन है? वो बीजेपी नेता और साथ ही साथ जो पंचायत सदस्य हैं महेश सोनी, उनके बेटे हैं। पुलिस को ये सारी चीज़ें पता लगती हैं, फ़ौरन उनके घर पर पहुंचते हैं और बताते हैं कि देखिए हमें करीब 9:30-10 बजे के आसपास फ़ोन आया था और हमने जब उस जगह पर जाके पड़ताल की तो फिलहाल आपका लड़का अभी तक नहीं मिला, पर गाड़ी मिली है, एक बार आप कंफर्म कर दीजिए। पिता कंफर्म भी करते हैं और ऐसे में परिवार में जो पिता थे, जो भाई थे इनके, उन सब की हालत ख़राब, वो रोना धोना चालू कर देते हैं और बोलते हैं पुलिस इंस्पेक्टर साहब, या मदद की गुहार लगाते हैं लोग कि कैसे भी करके हमारे बच्चे को ढूंढ लीजिए। अब ऐसे में पुलिस जो है वो पिता की आंखों में आंसू देखती है, वो देखती है कि भाई परेशान है, घर वाले परेशान हैं, तो फ़ौरन जैसा दीपक ने शुरुआत में बताया 50 से 60 पुलिस वालों की टीम बुलाई जाती है, एनडीआरएफ की टीम बुलाई जाती है, सबको लगाया जाता है कि भाई बीजेपी नेता के जो बेटे हैं वो शायद पुल से नीचे गिर गए, उनकी गाड़ी हमें इस अवस्था में मिली है और गाड़ी को क्रेन की बदौलत इस तरह से खींचा जाता है, कैसे भी करके उस बच्चे को ढूंढिए। अब होता ये है कि ये जो आप एक तस्वीर देख रहे हैं यहाँ पर आपको एक राज्य मंत्री नजर आ रहे हैं। अगर मैं उनका नाम बताऊं तो नाम है गौतम टेटवाल, और उन्हीं के सामने एक शख्स खड़ा दिख रहा है जो कि एक वो भी बीजेपी नेता है, महेश सोनी वही हैं, जो हाथ जोड़कर खड़े और बोल रहे हैं कि उनके बेटे को ढूंढ लिया जाए। उस वक्त की तस्वीर है जब क्रेन के जरिए वो गाड़ी निकाली गई और उस वक्त राज्य मंत्री वहां पर पहुंचे। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द जो विशाल सोनी है उसे ढूंढा जाएगा, अगर उनकी मौत हो गई तो उनकी लाश को बरामद किया जाएगा, कैसे भी करके हम आपके बेटे को ढूंढेंगे। और यहाँ पर जो दूसरे बीजेपी नेता, मतलब जिनके जो बेटे गायब हुए, वो हाथ जोड़कर खड़े हैं। अब यहाँ पर बाकायदा जब गाड़ी निकाल ली जाती है उसके बाद पुलिस जो है वो सर्च ऑपरेशन चलाती है। तस्वीरें आप देखें, स्पीड बोट के जरिए गोताखोर हैं उन्हें भेजा जाता है और करीब करीब 30 किलोमीटर के दायरे में, आप सोचिए 30 किलोमीटर के दायरे में ये पूरा सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है, क्योंकि हर किसी का मानना था कि अगर गाड़ी नीचे गिरी है, हो सकता है कि जो शख्स जो अंदर बैठा था विशाल, वो गाड़ी से नीचे गिरा हो या उसने बचने के लिए कोशिश की हो बाहर निकलने की, वो दरवाज़ा खोल के, विंडो खोल के बाहर निकला हो और तैर कर कहीं इधर उधर गया हो, तब हो सकता है कुछ उसके साथ अनहोनी हो गई हो। तो इसीलिए 30 किलोमीटर का दायरा कोई छोटा दायरा नहीं होता। उस पूरे दायरे में सोचिए सर्च ऑपरेशन पुलिस के द्वारा चलाया जाता है, कड़ी मशक्कत की जाती है, 10 दिन तक पूरा सर्च ऑपरेशन चलता है और उसके बाद पुलिस को एक ऐसी कहानी मिलती है जो उनका दिमाग घुमा देती है। दरअसल अब पुलिस को लगता है कि परिवार से पूछताछ करनी चाहिए कि क्या कोई भी और रीज़न तो नहीं हो सकता, क्या बेटा घर से परेशान था, डिप्रेशन में था, कोई और रीज़न तो नहीं कि उसने ऐसा कदम उठा लिया हो। तो ऐसे में जब परिवार से पूछा जाता है तो परिवार के जो लोग थे उनके बयानात सारे अलग अलग आते, कोई जवाब देता, कोई बोलता सुबह 6 बजे निकले थे, कोई रूट गलत बताता। अब ये सारी चीज़ें जब संदेहास्पद लगी पुलिस को तो उन्होंने सोचा हो ना हो इस मैटर पे हमें सीसीटीवी चेक करना चाहिए, सीडीआर चेक करना चाहिए और सारी चीज़ें निकालनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई शख्स सच में मरा होता उस जगह पर तो लाश मिलती। लाश नहीं मिल रही है, कोई इतना सा अवशेष नहीं मिल रहा, 10 दिन तक पुलिस ने पूरी ट्रैकिंग कर ली है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो उन्हें डाउट होता है और ऐसे में सबसे पहले सीसीटीवी खंगाले जाते हैं, सीडीआर निकाली जाती है और लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की जाती है। अब सीसीटीवी कैमरे और जो रिकॉर्डिंग उनकी जो फुटेज थी उसके आधार पर पिता का फ़ोन और उनकी कॉल डिटेल कि वो किसी से बात कर रहे हैं इस बीच में कि नहीं कर रहे, इसके अलावा उनकी बैंक डिटेल, उनकी पूरी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पता लगता है। तो पता लगता है कि परिवार पर करीब करीब 1.5 करोड़ का लोन है, कई चीज़ों के कर्जदार हैं ये लोग। इसके अलावा पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है, एक टिप मिलती है पुलिस को और पता लगता है कि जो विशाल सोनी है शायद वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। अभी तक वो जो शख्स है वो मध्य प्रदेश में गायब हुआ, लेकिन पुलिस को जो टिप मिली वो मिली कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। और इसके बाद पूरी कहानी
घूम जाती है और पुलिस को जो एक नई स्टोरी पता लगती है वो बेहद चौंकाने वाली होती है। और पुलिस से बचने के लिए ये जो बीजेपी नेता है, सोचिए जिसकी लाश ढूंढ रही थी, ये सोचकर पुलिस इतने दिन तक कड़ी मेहनत करती रही कि हम किसी को इंसाफ दिला रहे हैं, हम किसी के घर वालों की मदद कर रहे हैं। वो बीजेपी नेता, आप ये देखिए, वो अपने कपड़े फाड़ता है, वो अपनी शर्ट्स को फाड़ देता है, वो मिट्टी में लेट-पोट करता है, अपने चेहरे पर मिट्टी लगाता है और फिर पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। और उसके बाद वो एक ऐसी कहानी बताता है जो पहले से उसके परिवार वाले जानते थे। अब आप समझिए कि आखिर ये पूरी इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद जब पुलिस को टिप मिल जाती है, तो आखिर ये जो शख्स है ये डायरेक्ट एमपी पुलिस के पास क्यों नहीं पहुंचता, ये सीधे महाराष्ट्र पुलिस थाने में क्यों जाता है, वहां पर जाके सरेंडर क्यों करता है, उसका क्या कारण है। परिवार वाले इसकी इस थ्योरी में या इसके इस जो इसने घटनाक्रम बनाया या जो इसने पूरी कहानी गढ़ी उसमें कैसे शामिल थे, और कौन है वो मास्टरमाइंड जिसने पूरी फिल्मी पटकथा लिखी कि इसको करो, अपने आप को मरा साबित करो और उसके बाद सारे पैसे और जो भी कर्ज है वो सब माफ हो जाएगा। देखिए, ये जो प्लानिंग थी, इस प्लानिंग में हर चीज़ अपने अपने तरीक़ों से सटीक बैठती हुई जा रही थी फैमिली के अकॉर्डिंग, लेकिन पुलिसिया दिमाग के आगे जो परिवार पस्त हो चुका था। अब आपको मैं ध्यान से कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूं जो इसने महाराष्ट्र के पुलिस स्टेशन में अपनी कहानी बताई। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर में आपको जो पुलिया नजर आ रहा है, इस पुलिये की दोनों साइड अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वहां पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि कोई गाड़ी अगर किसी को अपनी गिरानी हो तो उसे रोक सके, सीमेंटेड कोई चीज नहीं है। और इसलिए इस पुल को चुना गया अपनी गाड़ी को नीचे गिराने के लिए। ये जो 26 साल का जो बीजेपी नेता का जो बेटा है, इसने अपनी गाड़ी की हेडलाइट बंद की और ये निकला किस बात को लेकर था, जो परिवार दावा कर रहा था कि देखिए हमारी तो कई सारे गाड़ियां हैं, उन गाड़ियों से हम पैसे लेते हैं, तो हमारा जो बेटा था वो पैसे लेने के लिए ट्रक वालों के पास गया था और पैसे लेकर आने के बाद, ताकि ये सबूत भी हो जाए कि वो उन लोगों से मिला था, तो इसके परिवार में जो खुद इसका जो बिजनेस है 26 साल के लड़के का, पता नहीं इतने पैसे कहां से आए थे इसके पास। 6 ट्रक थे, बड़े वाले जो ट्रक होते, 6 ट्रक थे और 2 पब्लिक व्हीकल थे, मतलब 2 जो आप पब्लिक में या जो बसेस चलती हैं उस टाइप की 2 गाड़ियां थी, तो लगभग 8 गाड़ियां थी और घर भी आलीशान था। अब इन सारी चीजों के लिए लगता है मोटा पैसा। 26 साल का लड़का क्या कर रहा था पता नहीं, लेकिन उससे आराम से लगभग 1,40,00,000 रुपए का लोन मिल जाता है और इस लोन को वो वापस करने में असमर्थ हो चुका था। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो पैसे वापस कर सके अपने लेनदारों को। अब यहीं से प्लान बनता है। प्लान के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा इसके पीछे क्या मकसद था। वो जाता है सबूत दिखाने के लिए, ताकि कल को जो पुलिस पूछताछ करे तो कहां पर गया था, क्या गया था। तो एक ट्रक्स वाले से वो पैसे लेता है, जो भी उसके जो किराया होता है, उस पैसे को लेकर ये अपनी गाड़ी को इसी पुलिये से जानबूझकर जो नदी किनारा है वहां पे ले जाकर नीचे गिरा देता है। लेकिन गिराने से पहले ये अपनी गाड़ी का हेडलाइट ऑफ करता है और नीचे गिराकर वो उस गाड़ी से बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद ये सीधे तैरते हुए उस नदी से बाहर आता है और वो बाहर आने के बाद बगल में ही उसकी जो ड्राइवर, जो उस गाड़ी का जो ड्राइवर था, उसकी बाइक से ढाबे पर पहुंचता है, वहां पर खाता पीता है और फिर वहां से वो इंदौर जाने वाली एक बस में बैठकर आगे निकल जाता है। अब ये कहां, तो ये पुलिये में इसकी गाड़ी निकली थी, कहां अपने ही ड्राइवर की बाइक जो उसके लिए एकदम अच्छे तरीके से खड़ी थी, वहां से वो घूमने निकल जाता है शिरडी और महाराष्ट्र के उस इलाके में। उसे लगा कि मध्य प्रदेश से निकलकर अगर मैं महाराष्ट्र पहुंच जाऊंगा तो किसको पता लगेगा कि क्या चीजें हुई हैं। सबको लगेगा कि अब मैं गायब हो चुका हूं, मेरे साथ कोई हादसा हो चुका है और इसके बाद कोई सूद लेने नहीं आएगा। अब इस पूरी प्लानिंग के पीछे क्या मकसद था? देखिए, जो परिवार वाले हैं उन्हें पल पल की जानकारी थी। खुद इसी ने पुलिस में अपना इकबालिया बयान देकर यह बताया है कि देखिए सर, प्रॉब्लम ये थी कि कर्ज बहुत ज्यादा हो चुका था, ना ही परिवार, और क्योंकि कर्ज मैंने लिया था, कर्ज मेरे नाम पर था, तो मैं तो पैसे लौटा नहीं सकता था, लेकिन आलीशान घर पे भी रहना है, मुझे कर्ज वापस भी नहीं करना है। तो परिवार के हर किसी ने बैठकर फैसला किया कि अगर मैं अपनी मृत्यु को दिखा दूं और उसका एक मृत्यु प्रमाण पत्र या कहें इंग्लिश में डेथ सर्टिफिकेट बन जाए, तो जितने भी उसने बैंक से लोन लिए हैं वो सारे के सारे रद्द हो जाएंगे। लेनदार जो पैसे मांगने आ रहे थे वो पैसे अब
नहीं मांगेगी। उसके बाद जो उस पैसे से उन्होंने बिजनेस अपना बनाया है वो अच्छे तरीके से चलता रहेगा, कोई उस पर अब उंगली नहीं उठा सकता है। तो इस पूरी कहानी के पीछे जो असली डायरेक्शन देने का जो काम था वो परिवार के हर एक सदस्य इसके पीछे लगे हुए थे। और जो एक्टिंग की जा रही थी कि पुलिस वाले अच्छे से काम नहीं कर रहे, पुलिस वालों का ये है वो है, जो भी तमाम तरीकों से कहा जा रहा था वो सिर्फ महज एक ओवर एक्टिंग थी। और इसलिए पुलिस को शक हुआ कि ये जो कहानी बताई जा रही है इसमें तो कहानी कुछ अलग है। अब इतने दिन के छानबीन के बाद जब इनके बयान बदलते हुए जा रहे थे तो पुलिस ने सोचा कि जरा इसकी फोन की कॉल डिटेल निकाली जाए, फोन की डिटेल निकाली जाए और कौन कौन से ऐप उसमें थे। तो क्या पता लगा कि तो महाराष्ट्र में इसका फोन एक्टिव दिखा रहा है, पर कायदे से तो नदी में डूब जाना चाहिए था, और जो नदी है तो महाराष्ट्र जा ही नहीं रही है, तो नदी में ऐसा कैसे हो सकता है कि एक फोन महाराष्ट्र चले जाए, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो फोन से डिटेल निकला, लोन वाली बात, कई बार वो इधर उधर बातें कर रहा था, तो उन सारी चीजों को लेकर पुलिस का जो शक था बढ़ता हुआ जा रहा था। इस वक्त पुलिस ने महाराष्ट्र के उस इलाके के थाने में, जहां पर ये जो लोकेशन दिखा रहा था, वहां के थाने वालों को बता दिया कि देखिए एक ऐसा शख्स है जो शायद ढोंग कर रहा है, शायद आपके इलाके में है, अगर पॉसिबल हो तो आप उसे गिरफ्तार कर लीजिए। अब यहां पर पुलिस ने अखबारों में या कहें अखबारों में एक खबर आना शुरू हो गई कि लगभग 8 से 10 दिन हो चुके हैं और ये जो गाड़ी जो डूबी थी उसमें अब तक लाश बरामद नहीं हो पा रही है। अब लाश बरामद नहीं हो पा रही और पुलिस को शक परिवार पर गहराता हुआ जा रहा है। ऐसी जब खबर छपी तब इस खबर को जब वो 26 साल का लड़का पढ़ता है तो उसका दिमाग लगता है कि पुलिस उस तक कभी भी पहुंच सकती है। तो उसने सबसे पहला काम वही किया जो मध्य प्रदेश की रहने वाली सोनम रघुवंशी थी, उसने भी कुछ इसी तरीके से काम किया था, बगल के थाने में जाके सरेंडर करना। इसने क्या किया, अपने कपड़ों को फाड़ा, धूल में लोटा पोटा, अपने आप को ऐसे दिखाया कि वो जंगल झाड़ियों से निकल के आया है, बचते बचाते आया है, और सीधा थाने में बैठकर बोलता है कि सर मुझे किडनैप कर मेरे आंखों में पट्टी बांधकर पता नहीं किस किस तरीकों से मुझे अपने घर से दूर इस इलाके में लेकर आया गया है, मुझे नहीं पता, मुझे बचाइए। थाने में बैठे लोगों को पूरी कहानी अच्छे तरीके से पता थी, क्योंकि इधर जो एमपी पुलिस जो काम कर रही थी उन्होंने परिवार से सच्चाई उगलवा ली थी, जो उस इलाके के थाने वालों को भी बता दिया गया था। अब ये जो कहानी बता रहा था किडनैपिंग वाली, पुलिस वालों ने अच्छे तरीके से खातिरदारी की। फिर उसने कहा कि सर माई बाप मैं ही हूं कल्प्रिट, मैं ही हूं डायरेक्टर जिसने इस ओवर एक्टिंग की कहानी लिखी, पटकथा लिखी। अब मैं सरेंडर करना चाहता हूं, आप लोग मुझे कुछ मत कीजिएगा। याद रखिए ये जो शख्स है, ये जो 26 साल का जो लड़का है, ये अपने परिवार के पास सकुशल पहुंच चुका है, लेकिन पुलिस ने इसके बाद कोई भी इस पर मामला दर्ज नहीं किया है। अब मामला दर्ज नहीं किया है अपने आप में अटपटा है, क्योंकि सरकारी टैक्स पेयर, जो सरकारी मुलाजिम, जो 40 से 50 ऑफिसर लगे हुए थे, टैक्स पेयर्स का पैसा उस 30 किलोमीटर के दायरे में लगातार 8 से 10 दिन तक खोजबीन की जाती। 30 किलोमीटर का जो दायरा होता है छोटा नहीं होता है, और जो एक लाश अगर आप डूबती है तो फूल कर ऊपर तैरना शुरू कर देती है। तो 30 किलोमीटर के चप्पे चप्पे पर वो जो जवान कड़ी मेहनत कर रहे थे, दिन रात लगे हुए थे, उसका जो सारांश ये निकलता आखिर में कि देखिए हमें तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं करनी, हमने तो परिवार को सौंप दिया है, कोई शिकायत दर्ज नहीं करती और सीधा परिवार को सौंपा जाता है। बल्कि जब हम इसके बारे में खंगाल रहे थे बहुत सारी चीजें, तो हमें पता लगा कि हमारे कानून में ऐसी धाराएं हैं कि कोई भी इस तरीके से कहें कि धोखाधड़ी करे, पुलिस को गुमराह करे, अपने आप को यह दिखाए कि किडनैप हो चुका है, उसकी मौत हो चुकी है, ये जो मनगढ़ंत कहानी बनाई जाती है, तो इस पर भी हमारे कानून में, जो नई कानून व्यवस्था है, उसमें कई सारे प्रावधान है। शायद एमपी पुलिस भूल चुकी होगी, तो हम थोड़ी सी उनकी मदद कर देते हैं, थोड़ी सी उनको याद दिलाने में उनकी मदद कर दें। देखिए, जो खुद की मौत की साजिश रचने का जो केस है, मतलब जो अपनी आप मौत की जो प्लानिंग करे, खुद की मौत की साजिश रचने का जो केस है, उसमें भारतीय दंड संहिता या कहें कि जो धारा 120B यानी कि बीएनएस की धारा 61/2 के तहत मामला दर्ज हो सकता है। यदि मौत की साजिश का पता चल जाता है और उसे छिपाया जाता है तो धारा 118 भी लागू हो सकती है, जिसमें मौत या उम्र कैद जैसे दंडनीय अपराध को
मतलब सजा मिल सकती है, लगभग उसे उम्र कैद की सजा मिल सकती है। तो शायद एमपी पुलिस इस पूरे मामले में उस 26 साल के लड़के पर ये सारा जो इल्जाम था बढ़ना भूल चुकी थी, क्योंकि देखिए इतने लोग लगे हुए थे, पुलिस ने अपनी अच्छी ड्यूटी की, अच्छी इन्वेस्टिगेशन किया और इस वजह से ये परिवार तक पहुंच पाया। लेकिन जो धोखाधड़ी का जो मामला है, अगर इस तरीके के मामले सामने आएंगे, ये जो अपराधी हैं वो अपने घर तक पहुंच जाएंगे और उनको लगेगा कि हमने तो पूरे पुलिस महकमे, सरकारी महकमे को बेवकूफ बना दिया, कोई हमें पकड़ नहीं सकता। तो ऐसे मामले में एक नजीर पेश करने की जरूरत है कि अगर आप पुलिस के साथ धोखाधड़ी करेंगे तो अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और आप पुलिस को इस तरीके से गुमराह नहीं कर सकते। उस वक्त पुलिस किसी और केस में और अच्छे से मेहनत कर सकती थी। जो 40 से 50 पुलिस वाले हैं वो किसी और केस में मुस्तैदी से लगाकर उस केस को सुलझा सकते थे, लेकिन नहीं, हमें एक ऐसे केस को सुलझाना था जिसमें उसने पूरे सरकारी महकमे, पुलिस वालों को, जो उसके लेनदार थे, बैंक तक को उसने सोचा कि मैं सबको एक साथ बेवकूफ बना दूंगा और किसी को कानो कान खबर नहीं लगेगी। तो फिलहाल के लिए इस पूरे मामले में जो इस बीजेपी नेता का जो बेटा है 26 साल का, ये अपने घर पहुंच चुका है और हमने कोशिश की है कि उसके इस झूठ को बेनकाब कर आप तक पहुंचाने की हमने एक छोटी सी एक कोशिश की। अगर आपके मन में भी, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी कोई क्राइम स्टोरीज डिकोड करें और आप चाहते हैं कि ऐसी इन्वेस्टिगेशन वाली जो स्टोरीज आप समझना चाहते हो, तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, ओनली ऑन क्राइम तक, मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे।